10th क्लास साइंस। तो देखो रेस्पिरेशन चल रहा था और रेस्पिरेशन मैंने प्लांट्स में एक्सप्लेन करा दिया था, रेस्पिरेशन एनिमल्स में एक्सप्लेन करा दिया था। अब हम बात करेंगे अपनी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। और तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए इस समय, और जो लंग्स वाला हेडिंग है ना, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग वाला डायग्राम निकाल लो जहां पर लंग्स बने हुए हैं। ह्यूमन का रेस्पिरेशन समझने के लिए वो डायग्राम खोल कर रख लो। तुम लोगों के पास क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 के अंदर रेस्पिरेशन वाला डायग्राम पहले निकाल लो, तब बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, देखो जब हम ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें कौन हेल्प करता है, लंग्स। मेनली मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब हम एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। जब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं तो फाइनली ये ऑक्सीजन लंग्स के किस हिस्से में जाती है, मैं तुम्हें डायरेक्ट वही वाला पार्ट बताता हूं, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। डायग्राम अगर तुम्हारे पास है एनसीईआरटी में, अगर तुमने खोल लिया है तो जरा अलग से देखो, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर अलग से दिखा रखा है ना, ऑरेंज कलर का। और बताओ ऐसा नहीं लग रहा बलून जैसा, गुब्बारे जैसा, है ना? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गुब्बारा है, लेकिन रफली छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं, छोटी छोटी गोलियां लग रही हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। जब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और वो पूरे रेस्पिरेशन के थ्रू, बीच में बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, ये मत सोचना कि हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली है तो वो ऑक्सीजन सीधा एल्वियोलाई में चली गई, नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। वो ऑक्सीजन धीरे धीरे ट्रैवल करती है, और किस किस ऑर्गन से, किस किस पार्ट से वो जाकर ट्रैवल करती है वो अभी मैं एक्सप्लेन कराऊंगा, यही तो रेस्पिरेशन है। लेकिन अभी डायरेक्टली समझो कि जब हम अपनी ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से तो वो फाइनली कहां पर पहुंचती है, एल्वियोलाई में। अब मैं बताता हूं, स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले जब हम ऑक्सीजन को लेने की बात करते हैं तो ऑक्सीजन लेने का काम स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से। ये होते हैं ना हमारे नाक के होल्स, इनको हिंदी में बोला जाता है नथुना, नोस्ट्रिल्स। तुम अपने डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में सबसे ऊपर देखो नेसल पैसेज दिखा रखा है। देखो डायग्राम में सबसे ऊपर नेसल पैसेज, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, नेसल पैसेज। तो देखो सबसे ऊपर वाला नाक का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, अंदर वाला ये वाला हिस्सा, ये होता है नेसल पैसेज। लेकिन जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब जब हम एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेने का मतलब एयर ले रहे हैं, जब हम एयर को टेक करते हैं तो सबसे पहले वो एयर जाती कहां पर है, नोस्ट्रिल्स के अंदर, बाद में नेसल पैसेज तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है सीधा हवा अंदर घुस गई, नहीं, सबसे पहले ये हवा कहां पर जाती है, नोस्ट्रिल्स में, और नोस्ट्रिल्स के बाद नेसल पैसेज में। ध्यान रखना जब ये हवा नोस्ट्रिल्स में एंटर करती है तो जरूरी थोड़ी ना है एयर फ्रेश हो, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, तो ये सारे जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल निकले हुए होते हैं, हेयर होते हैं, बहुत ही बारीक हेयर। ठीक है, जिसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है सीलिया। तुम सोच रहे होंगे नॉर्मल भाषा है ना, खैर नाक के अंदर के बालों को क्या बोला जाता है, सीलिया। तो ये क्या करते हैं, इनका भी अपना एक काम होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर विच आर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल्स। जो नोस्ट्रिल्स में हमारे बाल प्रेजेंट होते हैं उनका क्या काम होता है, तो ध्यान रखना ये एयर को, एयर के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया या फिर जो भी होता है, वो यहीं पर रोक लिया जाता है और अंदर क्या भेजी जाती है, फ्रेश एयर। मैं ये तो नहीं कह रहा एयर पूरी तरह से फ्रेश अंदर जाती है, कभी ना कभी कुछ डस्ट पार्टिकल अंदर चले भी जाते हैं, लेकिन गलती से। नॉर्मली मैं बता रहा हूं, नॉर्मली क्या होता है, एयर को फ्रेश करने का काम, उसको ठीक करने का काम कौन करते हैं, सीलिया, बाल। और हल्का हल्का चिपचिपा लिक्विड भी होता है नोस्ट्रिल्स के अंदर ही, उस लिक्विड की वजह से वो डस्ट पार्टिकल वहीं पर चिपक जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चिपक जाने चाहिए, अंदर ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा धुएं वाला स्थिति होती है ना, जब धुआं निकला हुआ होता है और दुनिया भर की धूल उड़ रही होती है,
फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी हो जाती है, छींक आ जाती है, ठीक है, और अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर धुआं लंग्स में भर जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, सीधी सी बात है, वही प्रॉब्लम ही होगी लंग्स में धुआं भरेगा तो, ठीक है। खैर, सबसे पहले एयर कहां पर एंटर करती है? हमारे नाक के छेदों में। उसके बाद वो हवा कहां पर पहुंचती है? नेसल पैसेज। मैं बार बार हवा का बोलूंगा, हवा का मतलब समझना ऑक्सीजन, मैं एयर की बात कर रहा हूं, एयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। अब ये आगे ट्रांसफर होएगी। अब जरा अपने डायग्राम में देखो, माउथ कैविटी, फेरिक्स और लैरिक्स, इनको छोड़कर जरा नीचे देखो, ट्रैकिया दिखाई दे रहा है। नेसल पैसेज के बाद क्या तुम्हें अपने डायग्राम में ट्रैकिया दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ध्यान रखना, ट्रैकिया के अंदर इस तरह से गोली बनी हुई है ना, देखो जरा, ये चीज बनी हुई है या नहीं? इनको बोलते हैं कार्टिलेज, क्योंकि ये रिंग्स होती हैं इसलिए इनको बोला जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अभी मैं बताता हूं इनका क्या काम होता है, सबका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान से सुनो बस। अभी मैं 5 मिनट तक लिखवाऊंगा नहीं कुछ भी, बस सुनना है तुम्हें। देखो, जब ट्रैकिया के अंदर हवा एंटर करती है ना, अब नेसल पैसेज से हवा कहां पर जा रही है? ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया के अंदर क्या होती है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। होता क्या है, कई बार क्या होता है, हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, कभी कभी हवा का प्रेशर कम होता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हवा का प्रेशर बहुत तेज होता है और कभी कभी हवा का प्रेशर बहुत कम होता है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं? ये उसको कंट्रोल करती हैं, एक इक्वल मीडियम बनाए रखती हैं। तुम सोच रहे होंगे इक्वल मीडियम कैसे बनाए रखती हैं? भाई, रिंग्स हैं बीच में, हवा का प्रेशर अगर ज्यादा तेज हुआ तो ये उसको भी कंट्रोल कर लेती हैं, और हवा का प्रेशर अगर थोड़ा सा कम हुआ तो ये उसको भी कंट्रोल करके ठीक कर देती हैं। कैसे करती हैं? वो इनका फंक्शन है। हम कार्टिलेज के बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भाई हमें और भी प्रोसेस करने हैं। अगर तुम्हें कार्टिलेज के बारे में ही जानना है कि ये कैसे काम करती हैं और इनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से सेल होते हैं और कौन कौन से टिश्यू होते हैं, और ये ऑर्गन कैसे काम करता है, और ये कितनी कार्टिलेज होती हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कितनी कार्टिलेज पाई जाती हैं, इसकी लेंथ क्या होती है, इतना कुछ हमें नहीं पढ़ना है। फिर तो हम यही पढ़ लेते, कार्टिलेज रेस्पिरेशन पढ़ी क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बातें मैंने जरूर बता दी हैं कि ये हवा को क्या करती है? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये है मैनेज करना। अगर प्रेशर ज्यादा तेज है तो उसको ठीक तरह से मीडियम पर लाना, और अगर प्रेशर थोड़ा कम है उसे मीडियम बनाए रखना, ठीक है। तो कार्टिलेज का यह काम हो जाता है। अब जरा देखो अपने डायग्राम में, कार्टिलेज के बाद ये जो ट्रैकिया आगे जा रहा था, ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है ना, एक तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है और एक लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, लंग्स के आगे जाके कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से, एक तो लेफ्ट और एक राइट। तुम्हारे डायग्राम में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, इधर वाला, इधर वाला कहलाता है राइट लंग। दो लंग्स होते हैं, इधर वाला कहलाता है राइट लंग और उधर वाला कहलाता है लेफ्ट लंग। लिखने की जरूरत नहीं है, कभी डायग्राम में सजाने में लग जाओ, ठीक है। बस ध्यान रखो, हमारा इधर के साइड वाला राइट और इस साइड वाला लेफ्ट, ठीक है। तो दो हिस्से हो जाते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मैं कहां तक पहुंच गया था? ट्रैकिया तक। ऑक्सीजन कहां पर आ चुकी है? ट्रैकिया में। अब जरा राइट लंग पर गौर करना, जो इस साइड है, जहां पर काफी सारे जैसे पेड़ की टहनियां नहीं निकली भी होती, तुमने देखे छोटे छोटे पेड़ पौधे किस तरह से शाखाएं निकली भी होती हैं? भाई ऐसी तो होती हैं शाखाएं, कहीं से भी कुछ भी निकल जाता है ना, फिर यहां से निकलने लगता है। देखो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल वैसा ही सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें आइडिया तो मिल रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश करने वाला हूं। तो देखो जरा राइट लंग पर गौर करो, जहां पर एक बड़ा सा एरो बना हुआ है, तुम्हारे डायग्राम में एक बहुत बड़ा एरो बना हुआ है, डार्क बिल्कुल ब्लैक कलर का। उधर की साइड गौर करो, देखो जब ये राइट लंग की तरफ आ रहा है मुड़कर, ऊपर से जो ट्रैकिया आ रहा था राइट लंग की तरफ, ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी टहनियां सी निकल रही हैं, छोटी छोटी क्या निकल रही है? टहनियां, है ना, दिखाई दे रही हैं।
इस तरह से स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा अपने डायग्राम के अंदर। तो ध्यान रखना, ये जो छोटी छोटी ट्रैकिया के पार्ट्स हैं, ट्रैकिया के छोटे छोटे पार्ट्स, ये कहलाते हैं ब्रोंकाई। क्या वर्ड बोला? सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं पूछूंगा बार बार अभी। क्या बोलते हैं इनको? ब्रोंकाई। लेकिन इतनी सारी चीजें होती हैं ये, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, अभी मैं सब लिखवा दूंगा, नोट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से ट्रैकिया आ रहा था, उस ट्रैकिया की छोटी छोटी क्या बन गई? ब्रांचें बन गई। ध्यान रखना, इस ट्रैकिया में पता है क्या निकल कर आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। इस ट्रैकिया में धीरे धीरे क्या ट्रांसफर हो रही है? एयर ट्रांसफर हो रही है। अब वो एयर कहां पर आ चुकी है? ब्रोंकाई के अंदर। मतलब इसके अंदर से क्या ट्रांसफर होकर आ रही है? एयर। और वो एयर किसके अंदर आ चुकी है? ब्रोंकाई। ध्यान से देखो, इन ब्रोंकाई के ऊपर है ना छोटे छोटे गोले से बने हुए हैं। देखो जरा अपने डायग्राम में, बहुत छोटा हिस्सा है इसलिए तो मैं शायद प्रॉपर दिखाई ना दे, लेकिन ध्यान से देखो, छोटी छोटी गोलियां बनी हुई हैं। ये जो छोटी छोटी गोलियां होती है ना, इन्हीं छोटी छोटी गोलियों को बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। इन्हीं छोटी छोटी गोलियों को क्या बोला जाता है? ब्रोंक्यूल्स। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखना, ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी कुछ होता है। अब ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होता है तुम्हें ये बताओ? ब्रोंक्यूल्स इतनी मुश्किल से दिखाई दे रही होंगी, है ना? और ब्रोंक्यूल्स के अंदर होता क्या है वो देखना तो और भी मुश्किल काम है। तो देखो उसी डायग्राम को तुम्हें अलग से दिखाया गया है, एक बड़ा सा एरो बनाकर। अपने डायग्राम में देखो, एक बड़ा सा एरो बना के ऐसे दिखा रखा है ना। उस छोटी सी ब्रोंक्यूल के अंदर क्या होती हैं? एल्वियोलाई। देखो जरा, ये स्ट्रक्चर उन्होंने अलग से बनाकर दिखा रखा है ना, दो। इन छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। देखो ट्रैकिया के द्वारा वो ऑक्सीजन कहां पर आ रही है? ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई के बाद वो ऑक्सीजन कहां पर चली गई? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और इन छोटी छोटी गोलियों को ही क्या बोला जाता है? ब्रोंक्यूल्स। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होती हैं? एल्वियोलाई। फाइनली ऑक्सीजन अब कहां पर आ चुकी है? एल्वियोलाई के अंदर। समझ रहे हो किस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसफर करके लंग्स के बिल्कुल अंदर तक घुस गई। अब जरा मेरा रे डायग्राम देखना, लेबल्ड डायग्राम, उससे तुम्हें बहुत क्लियर होएगा। देखो सबसे पहले हवा किसके अंदर एंटर करती है? नोस्ट्रिल्स के अंदर। नोस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे क्या बने हुए होते हैं? बाल। बालों की वजह से एयर को क्या बना दिया जाता है? फ्रेश एयर, ठीक है। नोस्ट्रिल्स के बाद ये हवा किसके अंदर एंटर करती है? नेसल पैसेज। नेसल पैसेज नाक के ऊपर होता है, जहां से क्या कनेक्ट हुआ हुआ होता है? ट्रैकिया। अंदर की साइड क्या जा रहा होता है? ट्रैकिया। इसका मतलब ये हवा अब किसके अंदर एंटर करेगी? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया के बाद लंग्स दो पार्ट में डिवाइड हुए हुए होते हैं, एक तो होता है हमारा राइट लंग और एक होता है हमारा लेफ्ट लंग। लेकिन ट्रैकिया की आगे जाके छोटी छोटी क्या बनी हुई होती है? ब्रांचें। उन ब्रांचों को क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। उन छोटी छोटी ब्रांचेस को बोला जाता है ब्रोंकाई। तो देखो ब्रोंकाई के ऊपर एक छोटी सी गोली दिखती है, उन छोटी छोटी गोलियों को क्या बोला जाता है? ब्रोंक्यूल्स। ध्यान रखना, सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? छोटी छोटी गोलियों को ब्रोंक्यूल्स। और वो गोलियां इतनी छोटी है कि डायग्राम में दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए उसका और मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर एरो बना के अलग से दिखाया गया है। उन ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होती हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में भी ये मत समझना खत्म हो गई कहानी। एल्वियोलाई के अंदर भी क्या होता है? एल्वियोलर सैक्स होता है। क्या बोला जाता है? एल्वियोलर सैक्स। सैक्स का मतलब होता है थैलियां। मतलब इसमें ना छोटी छोटी एल्वियोलाई की क्या बनी हुई होती है? थैलियां। इन्हीं थैलियों में क्या भर दी जाती है? ऑक्सीजन। और इन्हीं थैलियों के अंदर ऑक्सीजन से क्या तैयार की जाती है? CO2। CO2 भी यहीं पर बनती है। उस CO2 को, वो प्रोसेस क्या है वो मैं भी नहीं बता सकता, वो ट्रांसपोर्टेशन में बताऊंगा जब ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट आएगा। अब तुम्हें क्लियर हो रहा है ना? तुम बढ़िया रहेगा। देखो लिखवाने को तो मैं प्रॉपर लिखवा दूंगा और कुछ बातें समझ में आ भी गई होंगी, लेकिन अगर इसको वीडियो पोस्ट करके बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लो ना तो तुम्हें याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, बहुत ज्यादा। कभी नहीं भूल सकते एक नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन हो,
कभी नहीं भूल सकते। अगर इसी फॉर्मेट में इसको रफली बना लो, ना तो टेस्ट में बनाने की जरूरत है ना पेपर में, लेकिन अभी नोट्स में तुम अपने समझने के लिए खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वरना मैं नोट तो करा ही रहा हूं। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने हेडिंग डलवा रखा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना, और अभी तक मैंने लिखवाया कुछ नहीं है, क्योंकि अब आएगी बारी लिखवाने की। तो हेडिंग डाल दो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो पहले नोट के अंदर कुछ बातें लिखनी है, लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। अगर डायग्राम नोट करना चाहते हो तो नोट से पहले डायग्राम बना सकते हो, मतलब ये वाला फॉर्म। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमन बींग्स द लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब हमारे अंदर रेस्पिरेशन कहां पर होता है, लंग्स में। इन ह्यूमन बींग्स द लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, द लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स and are located in and are located in and are located in and are located in, कहां पर लोकेट हुए हुए होते हैं ये, ध्यान रखना। लंग्स, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बहुत हैवी सा, इसको बोला जाता है थोरेकिक कैविटी। थोरेकिक कैविटी, थोरेकिक ये समझ लेना गर्दन से जाता हुआ हिस्सा, नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, थोरेकिक कैविटी पूरा, ठीक है। तो लिख लो इसी के अंदर, द लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड आर लोकेटेड इन थोरेकिक कैविटी, एंड आर लोकेटेड इन थोरेकिक कैविटी, ठीक है। तो मुझे बताओ ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट की जरूरत है, नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक्स, ये सारी ही चीजें पूरा रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं। तो कई बार एक नंबर में पूछा गया है, राइट डाउन द नेम ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन में यूज होने वाले अलग अलग कंपोनेंट के नाम बताओ। भाई एक नंबर में आ सकता है, सारे नाम लिख देना, ठीक है। तो इसके लिए नोट नंबर 2 लिखो। लिखो नंबर 2 में, the human respiratory system consists, the human respiratory system consists nostrils, the human respiratory system consists nostrils, comma, nasal cavity, कैविटी बोलो या पैसेज बोलो, देखो मैंने नेसल पैसेज बोला था ना, चलो पैसेज ही लिख लो, कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स, कॉमा, nasal passage, कॉमा, ट्रैकिया, कॉमा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, ब्रोंची नहीं बोलते, कभी ब्रोंची कर दो, ब्रोंकाई, कॉमा, ब्रोंक्यूल्स, स्पेलिंग का ध्यान रखना, बोर्ड पे लिखी भी है, ब्रोंक्यूल्स, कॉमा, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर सैक्स, मतलब वो थैली, एंड एल्वियोलर सैक्स। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जो मैंने बताया था ना, ब्रोंकाई, मैंने बताया था ना ट्रैकिया कितने में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, ट्रैकिया राइट और लेफ्ट लंग में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई भी दोनों में होती है। ब्रोंकाई भी दो तरह की होती है, मतलब लेफ्ट लंग में भी ब्रोंकाई पाई जाती है और राइट लंग में भी ब्रोंकाई पाई जाती है। तो ब्रोंकाई भी दो तरह की होती है, तुम अपने डायग्राम में देख सकते हो, बहुत छोटा एरो बना रखा है, दोनों तरह ब्रोंकाई होती है। देखो राइट में भी ब्रोंकाई दिखाया गया और लेफ्ट में भी ब्रोंकाई दिखाया गया, डायग्राम के अंदर बहुत छोटा एरो है इसलिए प्रॉपर्ली तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि रेस्पिरेशन शुरू कहां से होता है और खत्म कहां पर होता है, ठीक है। ये तो बेसिक नॉलेज थी। तो अब लिखो नंबर 1 पॉइंट, कोई नोट वोट नहीं है, सीधा एक्सप्लेन करवा रहा हूं, ठीक है। ऐसे मत सोचना, कई बार पेपर में ये आया है एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ऐसे नहीं आता। मैंने पहले बताया था ये बड़े बड़े टॉपिक चल रहे हैं, डायरेक्ट कंप्लीट टॉपिक नहीं आते हैं, इनके बेस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूछेंगे कि एयर सबसे पहले कहां एंटर करती है,
नोस्ट्रिल के अंदर जो हेयर होते हैं, जो सीलिया होते हैं, बाल होते हैं, उनका क्या काम होता है, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होती है, ठीक है। राइट लंग और लेफ्ट लंग किसकी वजह से डिवाइड होता है, ट्रैकिया की वजह से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें पूछते हैं वो। लिखो फर्स्ट पॉइंट में, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, air is taken into the body through nostril, किसकी हेल्प से, नोस्ट्रिल की हेल्प से। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल, थ्रू नोस्ट्रिल। और वहां पर इसको फिल्टर करने का काम कौन करते हैं, ये पतले पतले बाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो लिख लो, देन इट इज फिल्टर्ड बाय, ये बाल है ना बहुत ही बारीक होते हैं, then it is filtered by fine hairs, fine hairs का मतलब होता है हल्के हल्के बाल, then it is filtered by fine hairs, then it is filtered by fine hairs। उसके बाद एयर आगे ट्रांसफर होगी। अब नेसल पैसेज के थ्रू ये जो होती है हवा धीरे धीरे कहां पर जाएगी, गर्दन में। गर्दन को सिंपल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, ठीक है। तो लिखो, द एयर पासेस थ्रू, द एयर पासेस थ्रू थ्रोट, द एयर पासेस थ्रू थ्रोट, थ्रोट मतलब नेक, गर्दन, मतलब वो ट्रैकिया। द एयर पासेस थ्रू थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। तो बताओ, लंग्स में तो जाती है ये हवा, लेकिन किसके थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू। किसके थ्रू, कार्टिलेज से होती हुई, कार्टिलेज से होती हुई कहां पर जाती है, ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई से होती हुई कहां पर जाती है, ब्रोंकियोल्स के अंदर। ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या होती हैं, एल्वियोलाई, यहीं पर होता है ऑक्सीजन से CO2 बनने का काम। लिखो, द एयर पासेस थ्रू थ्रोट and into the lungs, and into the lungs, rings of cartilage। अब मैं बता रहा हूं कार्टिलेज का काम क्या होता है ना। मैंने बताया था ये प्रेशर को एवरेज बनाए रखती है, कंट्रोल करके रखती हैं, हवा के प्रेशर को कंट्रोल करके रखती हैं कार्टिलेज, ये जो छोटी छोटी रिंग होती हैं। तो लिख लो इसी के अंदर, नंबर 2 के अंदर ही चल रहा है। लिखो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, जो हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है। थ्रोट मतलब ट्रैकिया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं बोर्ड पे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट so that air does not collapse, so that air does not collapse। कोलैप्स का मतलब होता है सही तरह से जाना, मतलब वो इसको ना मैनेज करती है हवा को, कि वो हवा कहीं से कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स का मतलब एकदम से रुक जाना या प्रेशर बढ़ जाना, मतलब हवा में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हवा में प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन अंदर जाने में प्रॉब्लम हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वो इसको कंट्रोल करती है। लिख लो, सो दैट एयर डज नॉट कोलैप्स, ताकि एयर कोलैप्स ना हो सके, सो दैट एयर डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। अब बारी आएगी ट्रैकिया की। लिखो नंबर 3, द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक, धीरे धीरे वो गर्दन के नीचे आता है। देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो चीज है ना, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, और ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ये ट्रैकिया ही है। लिखो, द ट्रैकिया रन्स डाउन मतलब धीरे धीरे नीचे आता है। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक, बोर्ड पे लिखा हुआ है रन्स डाउन। रन्स डाउन का मतलब होता है नीचे आना, मतलब नीचे उतरना। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू, और सबसे पहले किस में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड एंटर्स, तुम देख सकते हो अपने डायग्राम में, ट्रैकिया जो नीचे आ रहा है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गया है, लेफ्ट लंग में डिवाइड हो गया है, राइट लंग में डिवाइड हो गया है, और दोनों में ब्रोंकाई होती है। वहां पर तुम्हें इसलिए प्रॉपर नहीं दिख रही क्योंकि वहां पे रिब्स होती हैं। रिब्स सुना है, पसलियां, पसली की हड्डी होती है ना, वो देखो कितनी बारीक हड्डी होती है पसली की,
द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक and divides into right and left bronchi and divides into right and left bronchi। मतलब उसके कितने हिस्से हो जाते हैं, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। और तुम्हें मालूम है ब्रोंकाई भी आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोंकाई भी आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में। तो पहले लिख लो डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। अब लिखो अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो रही है, छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में। तो लिखो द ब्रोंकाई इन द लंग्स, द ब्रोंकाई इन द लंग्स, ब्रांचेस, बोर्ड पे लिखा हुआ है ब्रांचेस, द ब्रोंकाई इन द लंग्स, ब्रांचेस इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, ब्रांचेस इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, मतलब उसकी और छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं। मतलब जो ब्रोंकाई ऊपर से निकल कर आ रही थी ना, उन्हीं ब्रोंकाई की और छोटी छोटी ट्यूब्स बन गई। इनटू स्मॉलर ट्यूब्स विच आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, विच आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, विच आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और हर एक ब्रोंक्यूल जो होती है वो फाइनली कहां पर जाती है, एल्वियोलाई में। तो इसी के अंदर लिख लो, अलग से पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो ईच ब्रोंक्यूल फाइनली टर्मिनेट, ईच ब्रोंक्यूल फाइनली टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब है फाइनली वो कहां पर खत्म हो जाती है, एल्वियोलाई पे। ईच ब्रोंक्यूल फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर, बोर्ड पे लिखा हुआ है फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। बलून जैसा मतलब गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि गुब्बारा है फोड़ दो, गड़बड़ हो जाएगी, फोड़ना मत। फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एल्वियोलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वियोलाई। ध्यान रखना ये जो मैंने लिखवाया है ना बलून लाइक स्ट्रक्चर, कई बार एक नंबर में पूछा गया है कि लंग्स के अंदर उस पार्ट का नाम बताओ जिसका स्ट्रक्चर बलून जैसा होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पार्ट इन विच हैव बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर बलून लाइक जैसा होता है। तो तुम्हें एक नंबर में बता देना है एल्वियोलाई, ठीक है। तो ध्यान रखना सारा ऑक्सीजन से CO2 बनना, ये सारा काम रेस्पिरेशन का कहां पर होता है, ह्यूमन बीइंग के एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। तो लिखो द एल्वियोलाई प्रोवाइड्स, मतलब एल्वियोलाई क्या कहती है कि मैंने तुझे जगह दे दी है, अब तू अपना काम कर ले, जो मर्जी कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। द एल्वियोलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, द एल्वियोलाई प्रोवाइड्स a large surface area where the exchange of gases can take place. The alveoli provides a large surface area, provides a large surface area where the exchange of gases takes place, where the एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, मतलब जहां पर एक्सचेंज किया जाता है गैसेस का, ठीक है। अब होता कैसे है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे मिलाई जाती है, CO2 कैसे ट्रांसफर कर दी जाती है, वो सारे काम हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, अभी नहीं। देखो सारे प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बिना न्यूट्रिशन के रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, बिना रेस्पिरेशन के ट्रांसपोर्ट क्या करोगे, और जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब तक तुम अपना वेस्ट मटेरियल बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब एक्सक्रीशन भी नहीं कर सकते। तो सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं। तो यहां पर ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि अब हमारा हेडिंग आएगा ब्रीथिंग। देखो तो मैंने बोला कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन किस प्रोसेस से मिलती है, ब्रीथिंग से। इस बात का ध्यान रखना, रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में बहुत डिफरेंस होता है। अभी मैं तुम्हारा ये डिफरेंस क्लियर करता हूं। कुछ बच्चों को लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ब्रीथिंग एक छोटे लेवल का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बड़े लेवल का प्रोसेस है।
इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है और CO2 बाहर भेज रहा है, बस यही कहलाता है ब्रीथिंग, सांस लेना बस। लेकिन रेस्पिरेशन एक बड़े लेवल का कंसेप्ट है। ये क्या कहता है, जो ऑक्सीजन मिली है उस ऑक्सीजन को किसके साथ मिलाया जाएगा, ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज से मिलाने के बाद बॉडी को क्या दिलवाई जाएगी, CO2, बॉडी को क्या दिलवाया जाएगा, H2, और बॉडी को क्या दिलवाई जाएगी, सबसे बड़ी चीज एनर्जी। ठीक है, मतलब यहां पर केमिकल चेंज नहीं हो रहा, केमिकल चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर करना, CO2 को वो बाहर भेजना, बस ये प्रोसेस है ब्रीथिंग। कोई चेंज नहीं हो रहा केमिकल का। केमिकल का चेंज तो यहां पर होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज से क्या तैयार करवाया जाता है, CO2, H2O एनर्जी। इसलिए ब्रीथिंग तो सिर्फ एक प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब यहां पर केमिकल्स को चेंज किया जाता है। तो मैं मालूम है ना, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसमें। ऑक्सीजन से क्या तैयार करवा ली जाती है, एनर्जी। तो ये एक बड़े लेवल का फेनोमेनन है और वो एक छोटे लेवल का फेनोमेनन है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, वो कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, वो सिर्फ एक मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन बाहर भेजना, सॉरी ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर भेजना, बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो रेस्पिरेशन के बाद थोड़ा बहुत हम ब्रीथिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। दो मेन टर्म्स यहां पर पढ़नी है। देखो, जब हम गैस को अंदर लेते हैं, गैस को अंदर लेते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। इनहेल का मतलब अंदर लेना, और जब गैस हम बाहर रिलीज करते हैं तब ये प्रोसेस होता है एक्सहेल। तो ब्रीथिंग भी दो पार्ट में डिवाइड है, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग डाल दो, नया हेडिंग है ब्रीथिंग। लिखो नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट में तो तुम्हें मालूम ही है, डेफिनेशन ही लिखनी है। तो लिखो, द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtain oxygen from the environment, obtain oxygen from the environment, मतलब हम environment से ऑक्सीजन लेते हैं। by which an organism obtain oxygen from the environment and release, और क्या रिलीज करते हैं, CO2, लिख लो, and release CO2 into the environment, release CO2 into the environment is called breathing, release CO2 into the environment is called breathing। ये क्या कहलाता है, breathing is called breathing। तो नोट के अंदर अब हम दो बातें लिखेंगे कि ब्रीथिंग कितने टाइप्स की होती है। तो लिखो नोट में, लिखो ब्रीथिंग हैज 2 इवेंट्स। ब्रीथिंग में कितने इवेंट्स होते हैं, 2। ब्रीथिंग हैज 2 इवेंट्स, 2 इवेंट होते हैं। इनहेलेशन, इसके आगे टी और लगा देना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, लिख लो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो 2 प्रोसेस है, ध्यान रखना। इनहेलेशन को ये भी कहते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, और एक्सहेलेशन को ये भी कहते हैं एक्सपीरेशन। एक्सपायरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्सपीरेशन बोलो तो ज्यादा अच्छा है। तो इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर करना। तो ये 2 काम किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ब्रीथिंग के अंदर। तो ब्रीथिंग 2 पार्ट में डिवाइड है, एक इनहेल और एक एक्सहेल। ठीक है, तो दोनों की एक छोटी छोटी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले तो सिंपल भाषा में मुझे बताना कि जब हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इस तरह से देखो, यहां पर देखना थोड़ा, बताओ, जब हम गैस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, एयर को हम इनटेक कर रहे हैं, एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, तो बताओ हमारा साइज बढ़ता है ना। और जब हम गैस निकालते हैं, देखो,
तो साइज कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स का जो साइज है वो एडजस्ट होता है समय के अनुसार। वो क्या होता है? एडजस्ट होता है। मतलब हमारी जो पूरी की पूरी थोरैकिक कैविटी है, थोरैकिक कैविटी मतलब गर्दन से होता हुआ छेद जो नीचे लंग्स तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है? ब्रोंकाई तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? एल्वियोलाई तक जा रहा है। जब उनके अंदर जाके ये गैस भरती है ना, तो देखो मान लो गैस भरने से पहले ये पिचका हुआ था, मैंने गैस ली, फूल गया है ना, अब मैं गैस रिलीज करूंगा, लेकिन ध्यान रखना क्या ऑक्सीजन रिलीज करूंगा? नहीं। एनवायरमेंट के अंदर एनिमल कौन सी गैस रिलीज करते हैं? CO2, मैंने रिलीज कर दी इस तरह से। तो यही काम हमारे किस में होता है? लंग्स में होता है। जब हम गैस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं इस तरह से, और जब हम गैस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स पिचकते हैं। मतलब पिचकने का मतलब ये नहीं पिचक जाते हैं, पिचकने का मतलब ये है कि वो अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाते हैं, जो उनका साइज होता है, और ये काम चलता रहता है बार बार। तो इनहेल में हमारी जो लंग्स का साइज होता है वो इंक्रीज होता है, और एक्सहेल में हमारे लंग्स का साइज थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 डेफिनेशन लिखो। इनहेलेशन, इनहेलेशन तो लिखो। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जब हम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और कहां तक पहुंचा रहे हैं उस ऑक्सीजन को? थोरैकिक कैविटी तक। कहां पर पहुंचा रहे हैं उस ऑक्सीजन को? ब्रोंकाई तक। कहां पर पहुंचा रहे हैं उस ऑक्सीजन को? ट्रैकिया तक। कहां पर पहुंचा रहे हैं उस ऑक्सीजन को? लंग्स तक। ठीक है, तो लिखो इट इज द टेकिंग अप ऑक्सीजन, इट इज द टेकिंग अप, बोर्ड पे लिखा हुआ है टेकिंग अप, मतलब हम ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं। इट इज द टेकिंग अप ऑक्सीजन इनटू द थोरैकिक कैविटी, इनटू द थोरैकिक कैविटी। उम्मीद है अब ये वर्ड समझ में आता होगा, थोरैकिक। थोरैकिक मतलब गर्दन के नीचे का सारा कैविटी क्या कहलाती है? थोरैकिक कैविटी, गर्दन से होता हुआ छेद। इट इज द टेकिंग अप ऑक्सीजन इनटू द थोरैकिक कैविटी। तो बताओ जब ये थोरैकिक कैविटी के अंदर एंटर करती है तो हमारा साइज बढ़ता है ना। हमारे लंग्स का जो डायफ्राम है, हमारी जो मसल्स है, हमारे जो लंग्स हैं, वो साइज बढ़ता है। तो लिखो थोरैकिक कैविटी, इसी में लिखो, फुल स्टॉप लगा देना। अब लिखो द डायफ्राम, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पेलिंग डायफ्राम की, कई बार आ चुका है वैसे ये वर्ड, न्यूट्रिशन में भी आया था, रेस्पिरेशन में पहली बार आया है, क्योंकि तुम्हें याद होगा डायफ्राम से ऊपर का सारा हिस्सा क्या होता है? थोरैकिक कैविटी होती है। द डायफ्राम एंड मसल्स, द डायफ्राम एंड मसल्स makes movement अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो देखो इस तरह से होता है ना, तो हमारे अंदर के जो मसल्स हैं, हमारे अंदर का जो डायफ्राम है, वो भी धीरे धीरे क्या करता है? मूव करता है, और उसी की वजह से लंग्स अपना साइज कम या ज्यादा कर पाते हैं। दिस मेक्स मूवमेंट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर, और डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे, मतलब ऊपर नीचे। अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, सॉरी ये लिखो बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, by increasing the volume of thoracic cavity, by increasing the volume of thoracic cavity। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, thoracic cavity। ठीक है, तो ये काम चलता रहता है, लेकिन ये काम तब चलता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन बाद में CO2 रिलीज भी तो कर रहे हैं। तो लिखो अगला नंबर 2, नंबर 2 है एक्सहेलेशन। क्या है नंबर 2? एक्सहेलेशन।
तो एक्सहेलेशन हम उसे कहते हैं जब हम CO2 को बाहर कर रहे हैं, मतलब जितनी भी गैस तैयार हुई है उसको हम बाहर कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमने यूज कर ली, तो लिखो एक्सहेलेशन के लिए। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपीरेशन भी कहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। लिखो एक्सपीरेशन में मतलब एक्सहेलेशन में लिखो, मतलब जब हम CO2 को रिलीज कर रहे हैं बाहर, ठीक है, तो लिखो इट इज द एक्सपेलिंग, बोर्ड पे लिखा हुआ एक्सपेलिंग। अभी मतलब बताता हूं, इसका पहले लिख लो। एक्सपेलिंग का मतलब होता है एक्सपेल करना, जब हम बाहर की तरफ क्या करते हैं, निकालते हैं, एग्जिट करते हैं, है ना। लिखो इट इज द एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स। इट इज द एक्सपेलिंग मतलब हम एक्सपेल कर रहे हैं, इट इज द एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ही तो निकालते हैं भाई, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स। तो मुझे बताओ CO2 लंग्स की तरफ से पुश आउट की जाती है, मतलब बाहर निकाली जाती है, CO2 को धक्के देकर बाहर निकाला जाता है। फाइनली ये गैस भी हम कहां से निकालते हैं, नाक से ही निकालते हैं, नोस्ट्रिल से ही निकालते हैं, नेसल पैसेज से ही निकालते हैं, ट्रैकिया से ही निकाली जाती है, ठीक है। इट इज द एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स। लिखो CO2 इज पुश्ड आउट, पुश्ड आउट का मतलब धक्के देना बाहर की तरफ, वो भी पुश्ड आउट, CO2 is pushed out of lungs through pushed out of lungs through trachea and nostrils, trachea and nostrils। तो जब CO2 को बाहर कर दिया जाता है तो हमारी थोड़े की कैविटी फूलती नहीं है, फिर वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो लिख लो थ्रू ट्रैकिया एंड नोस्ट्रिल्स, थ्रू trachea and nostrils, hence thoracic cavity comes back, thoracic cavity comes back to the original size, thoracic cavity comes back to the original size, मतलब वो अपने ओरिजिनल साइज में आ चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है, ठीक है। तो ये पार्ट था हमारा ब्रीथिंग का। अब इस चैप्टर का हमारा अगला प्रोसेस होता है, बचा है, देखो न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन से तुम्हें मिला ग्लूकोज, ठीक है। रेस्पिरेशन लिया, रेस्पिरेशन से तुम्हें मिली ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को तुमने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाया और बॉडी को क्या दिलवाई, एनर्जी, एनर्जी तैयार है। मैं ये बात मानता हूं, देखो मैं ये बात मानता हूं तुम्हें न्यूट्रिशन से ग्लूकोज मिला, रेस्पिरेशन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली ऑक्सीजन, तुमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली एनर्जी। इन दोनों प्रोसेस का काम हो गया खत्म। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जो एनर्जी मिली है, जो एनर्जी रेस्पिरेशन के द्वारा सेल के अंदर अभी है, उस एनर्जी को अलग अलग पार्ट तक, उस एनर्जी को बॉडी के हर ऑर्गन तक, उस एनर्जी को बॉडी के हर एक टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट भी तो करना है भाई। एनर्जी तैयार तो हो गई है, एनर्जी तैयार तो हो गई है, लेकिन उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? जो ऑक्सीजन तुम्हारे सेल के अंदर है, उस ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक कैसे पहुंचाओगे? जो वाटर तुम्हारे तैयार हुआ है बॉडी के अंदर, उस वाटर को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? इसका मतलब ये हुआ हर एक जरूरी कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, किसके अंदर? बॉडी के अंदर। कोई जगह की बात नहीं हो रही है बाहर कि एक बस में बैठे
और वो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले गई, बस की बात नहीं हो रही, बॉडी के अंदर बात हो रही है कि अगर एक कंपोनेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो व्हाट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है और क्या ये प्रोसेस जरूरी है, और अगर जरूरी है लाइफ के लिए तो क्या इसको लाइफ प्रोसेस बोलेंगे? बिल्कुल भाई। तुम्हें याद होगा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। हिंदी में बोले तो संदेश वाहन, लेकिन प्रैक्टिकली मत सोचो, इंग्लिश में जब हम मीनिंग देखते हैं इसका बिजनेस लाइफ में तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ये सब वाहन वगैरह जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन वो मतलब नहीं है। हम बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है। बताओ, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज मिला है, ग्लूकोज से जो एनर्जी मिली है बॉडी के अगर अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचाई जाए तो क्या फायदा है उस ग्लूकोज का? बॉडी को जो ऑक्सीजन मिली है रेस्पिरेशन से, अगर उस ऑक्सीजन को ब्रेन तक ना पहुंचाएं या फिर पैर के सेल तक ना पहुंचाएं, ठीक है, हाथों तक ना पहुंच पाए तो क्या फायदा है उस ऑक्सीजन का? बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रिशन से, तुम्हें याद होगा न्यूट्रिशन से कुछ वेस्ट मटेरियल आया था ना, है ना? हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा बहुत खाना ऐसा रह जाता है जो कैसा होता है? अनडाइजेस्ट। अनडाइजेस्ट यूरिन भी होता है, बताओ वेस्ट मटेरियल है ना, उसको किडनी तक पहुंचाएंगे, और किडनी तक तभी पहुंचाएंगे जब बॉडी के अंदर क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। तो मुझे बताओ, बॉडी की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए, बॉडी की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है या नहीं? और अगर ये प्रोसेस जरूरी है लाइफ के लिए, मतलब अगर हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना है तो उस केस में अगर ये प्रोसेस जरूरी है तो क्या इसको लाइफ प्रोसेस बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? बिल्कुल, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। क्योंकि अगर ये रुक गया, अगर ये प्रोसेस रुक गया तो ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, पानी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, वेस्ट मटेरियल किडनी तक नहीं पहुंचेगा। सोचो, ये सारी चीजें जब एक ही जगह पड़ी रहेंगी तो क्या फायदा इन चीजों का फिर? ठीक है, हम इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं पाए, तो एब्जॉर्ब अगर करवाना है तो जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन काम नहीं करता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया और बेहतरीन ऑर्गन लिखवाऊंगा इस चैप्टर का। मैं तो ये बताता ही हूं कि न्यूट्रिशन भी बहुत बढ़िया है, रेस्पिरेशन भी मैंने बहुत कमाल का समझाया और ट्रांसपोर्टेशन भी समझाऊंगा, लेकिन मेरे मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन सबसे बढ़िया प्रोसेस है, बहुत ही मजेदार प्रोसेस है। मैं तुम्हें हार्ट और लंग के फंक्शंस ऐसे चिपकाऊंगा जैसे कि दो दोस्त हैं, दो दोस्तों की दोस्ती अगर टूट गई, लंग्स ने अगर हार्ट का साथ देना बंद कर दिया तो मामला रुक जाएगा, और हार्ट ने लंग्स का साथ देना बंद कर दिया तो मामला रुक जाएगा। दोनों की दोस्ती ना टूटे, क्योंकि दोनों की दोस्ती टूट गई तो हम भी टूट गए फिर, ठीक है। तो अगला लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही मजेदार स्टार्टिंग है। हेडिंग डाल दो, देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा, ट्रांसपोर्टेशन मैंने सिर्फ टी लिखा है, मैं क्यों मार्कर वेस्ट करूं, यहां पर मैंने पूरी स्पेलिंग लिख रखी है, एरो बनाऊंगा। तुम्हें कंप्लीट हेडिंग डालना है, लिखो हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। पहले तो बिल्कुल एक छोटी सी और बेसिक सी डेफिनेशन लिखेंगे, और बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। देखो क्या है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बॉडी के अंदर किसी एक कंपोनेंट को दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो लिखो, इट इज अ लाइफ प्रोसेस। कितनी बड़ी बात है बताओ, ये एक लाइफ प्रोसेस है, मैंने पहले ही बताया है, ये तो सबको ही पता है भाई। लिखो इसी बात पर फिर, इट इज अ life process, it is the life process in which a substance बोर्ड पे लिखा हुआ है absorbed, in which a substance absorbed in one part, मतलब एक जगह, in which a substance absorbed in one part is moved,
उसको क्या करवाया जाता है? मूव्ड। मूव्ड का मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट इज मूव्ड इन अदर पार्ट्स, इज मूव्ड इन अदर पार्ट्स। तो उसको अलग पार्ट्स में ले जाया जाता है। इन अदर पार्ट्स, इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। तो देखो बहुत ही छोटे लेवल पे बात करूंगा। वैसे तो हमें प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है और एनिमल के अंदर भी पढ़ना है। एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बड़ा है और प्लांट के अंदर तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। हालांकि इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दो बातें जरूर लिखाऊंगा पहले नोट के अंदर दोनों के बारे में, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। तो नोट के अंदर लिखो, तुम्हें एक बात हमेशा से मालूम है कि प्लांट के अंदर पानी वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन सा टिश्यू करता है? जाइलम। वर्ड याद आया? प्लांट के अंदर पानी पहुंचाने का काम वो जाइलम टिश्यू क्या काम करता है? वो रूट से पानी लेता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। बॉडी मतलब प्लांट बॉडी, ठीक है। और जितना भी फूड वगैरह होता है, फूड मटेरियल, ग्लूकोज, न्यूट्रिशन, ये प्लांट को कौन एक दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है? फ्लोएम। तो दोनों टिश्यू कमाल के हैं, ये लिक्विड ट्रांसफर करता है और ये सॉलिड मटेरियल ट्रांसफर करता है। सॉलिड का मतलब ये नहीं है ठोस, सॉलिड का मतलब है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है, फूड मटेरियल से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। और ये दोनों ही टिश्यू क्या कहलाते हैं? क्योंकि ये बॉडी के हर एक पार्ट तक कंडक्ट करते हैं। ये पानी कंडक्ट करता है और ये फूड मटेरियल कंडक्ट करता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू क्यों? एक नंबर में पूछा गया है कई बार कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन से टिश्यू करते हैं। तो तुम्हें या तो ये बता देना है जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर ये बता देना है कि कंडक्टिंग टिश्यू। एक वर्ड से काम चल जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं अगर इन्हें ये पता है कंडक्टिंग टिश्यू तो नाम भी पता होगा, तो एक नंबर में काम चल सकता है। और ये भी बता दोगे ना कि इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं और इनका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम, तो और भी अच्छी बात है एक नंबर में। फिर तुम्हारा एक नंबर पक्का। तो पहले नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन is mainly due to conducting tissues, is mainly due to conducting tissues। लिख लो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस टिश्यू का क्या काम होता है, लेकिन फ्लोएम नहीं बताया था शायद। खैर पता होने चाहिए तुम्हें बात, नोट तो खैर नहीं करनी है, लेकिन ध्यान रखना जाइलम हमारा होता है लिक्विड सब्सटेंस के लिए, वाटर, मिनरल, और फ्लोएम होता है फूड वगैरह के लिए, ठीक है। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली ड्यू टू कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखना ये कि प्लांट की तो बारी हो गई खत्म। देखो ये तो मैंने हल्का फुल्का एक पॉइंट लिखवा दिया, बाद में जब हम पढ़ेंगे ना प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे और ये टिश्यू करते कैसे, तो वो तो हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। अभी तो बस एक पॉइंट लिखवा दिया है ताकि तुम्हें थोड़ा सा रफ आइडिया पता चल जाए कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं और कैसे होता है, ये नहीं पढ़ाया। अब नंबर 2 में देखेंगे एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो देखो मैंने पहले बताया था एनिमल के अंदर कोई एक ऑर्गन नहीं है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसके अंदर ब्लड, हार्ट, लंग्स, बहुत सारे ऑर्गन है जिनको हम पढ़ेंगे। तो इतने सारे ऑर्गनों को ना एक कलेक्टिव वर्ड में कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन काम करता है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन सा सिस्टम करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं क्या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कोई ऑर्गन है? नहीं, ये ऑर्गन नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो कलेक्शन है ऑर्गन का। इसके अंदर ब्लड भी आता है, इसके अंदर तुम्हारा हार्ट भी आता है, इसके अंदर लंग्स भी आते हैं, इसके अंदर लिम्फ भी आते हैं, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैले हुए होते हैं और बॉडी को ट्रांसपोर्ट करवाने में, मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। अभी मैं ज्यादा नहीं बस यहां पर एक्सप्लेन कर सकता हूं, बस इतना ध्यान रखो, अगर एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कोई संभालता है तो वो कौन सा संभालता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नंबर 2 में लिखो। जब मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा तब पूरा समझ में आएगा। इन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली डन बाय इन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। लगभग सभी एनिमल में ये काम होता है, बस ये कि कुछ एनिमल में एक हद तक डिफरेंट है और कुछ एनिमल में एक हद तक डिफरेंट है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है उसके नेचर पर कि एनिमल का नेचर कैसा है, लेकिन हम लोगों के अंदर तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। इज मेनली डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो, अब हमें ये देखना है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज है। आखिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है एनिमल का। तो अब इस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन के बाद अगला मेन हेडिंग आएगा, कोई सब हेडिंग नहीं है, मेन हेडिंग है। हेडिंग डालो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले तो मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा। बताओ क्या ये कोई ऑर्गन है? नहीं, ये कोई ऑर्गन नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मिलजुल कर काम करवाता है। किससे? ब्लड से। किससे काम करवाता है? हार्ट से। किससे काम करवाता है? लंग से। किससे काम करवाता है? लिम्फ से। किससे करवाता है? लिम्फेटिक वेजल से। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट मैंने बोले, इन सबको मिलाकर बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी बुक के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन करा गया है कि हार्ट कैसे काम करता है ट्रांसपोर्टेशन में, और लंग्स कैसे काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और लिम्फ। तो इन तीनों के बारे में तो कंप्लीटली एक्सप्लेन करा गया है, लेकिन अब तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया है हार्ट। तो मैं हार्ट को बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद है तुम्हें पूरी तरह से समझ में आएगा। हार्ट में तब तक नहीं समझा सकता जब तक मैं तुम्हें लंग्स के बारे में ना पढ़ा दूं, और लंग्स के बारे में मैंने काफी सारी नॉलेज दे दी है। अब तुम्हें हार्ट के बारे में समझने में आसानी रहेगी। तो ध्यान रखना, हार्ट के डायग्राम पे टिक कर लेना। एनसीईआरटी में जो तुम्हें हार्ट का डायग्राम दे रखा है, ह्यूमन हार्ट, उस पर टिक कर लेना। ये तुम्हारा 2008 दिल्ली में, 2009, 2011, 2013 कंपार्टमेंट, 2015 और 2016, इतनी बार ये हार्ट का डायग्राम तुम्हारा पूछा गया है। दो तरह से आता है, हार्ट का डायग्राम दे देते हैं, एरो बना देते हैं, बताओ इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कुछ बातें लिख देंगे, बोलेंगे हार्ट का डायग्राम बनाकर उन पर ये बातें दिखाओ कहां पर आती हैं। ठीक है, तो डायग्राम अभी नहीं बनाना, जब मैं बोलूंगा तब तुम्हें घर से बना के लाना है। अभी हार्ट की बारी नहीं आएगी, एक क्लास के बाद हार्ट की बारी आएगी। तो पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम की एक छोटी सी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है मैं ये बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड किए जाते हैं। एक दो ऑर्गन तो तुम्हें याद भी आ गए होंगे, तो लिखो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन हार्ट, कॉमा ब्लड। ब्लड में मानता हूं कोई ऑर्गन नहीं है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तुम्हें मालूम है, एक चीज तो तुम्हें याद होगी, बॉडी को
हर ऑर्गन के पास, हर एक छोटे सेल के पास किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। और क्या उसको ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं मिलती? तुम याद करो वर्ड, जब मैंने चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था। जिसको नहीं ये बात याद, मैं बताता हूं फिर से, तुम्हें याद होगा। बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन पता है हीमोग्लोबिन में घुल जाती है, और हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, और आरबीसी मतलब ब्लड सेल। तो ब्लड सेल के अंदर ये ऑक्सीजन घुल जाती है और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक क्या पहुंचाई जाती है? ऑक्सीजन। खैर, मैं इस पार्ट को अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये किसका फंक्शन है? हार्ट का। जब मैं तुम्हें हार्ट समझाऊंगा ना, तब तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखो, ब्लड भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है, और ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम बखूबी निभाता है। तो ये मत सोचना कि ब्लड कोई ऑर्गन नहीं है, ये तो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो लिखो, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन हार्ट, ब्लड, ब्लड वेजल्स। वेजल्स का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इंग्लिश में बर्तन भी होता है, लेकिन ये मत सोचना कि खूनी बर्तन। यहां पर ब्लड वेजल्स का मतलब है जिन नसों में खून बहता है। जिन नसों में क्या? हर नस में खून बहता है। ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स, ये भी मैं बताऊंगा ये क्या चीज होती है। लिम्फेटिक वेजल्स। देखो, एक्सप्लेन तो सभी करने हैं, थोड़ा कोई सा टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना है, तो कोई सा टॉपिक थोड़ा सा कम। जैसे कि मैंने दो बताए, हार्ट और ब्लड, इनको तो खुलकर एक्सप्लेन करना है बिल्कुल। लिम्फेटिक वेजल्स एंड लिम्फ, बोर्ड पे लिखा हुआ है लिम्फ, स्पेलिंग देख लेना, ये रही लिम्फ। लिखो, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, which help in transportation। तो ये सारी चीजें मिलकर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती हैं सारी चीजें। तो देखो, जितनी भी चीजें मैंने लिखवाई हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, सबको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे ब्लड से। बताओ, खून नहीं तो कुछ नहीं। अगर खून नहीं होता तो क्या होता फिर? तो एक एक करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा कैपिटल ए बनाओ और लिखो ब्लड, क्योंकि भाई इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, तो इज्जत दो इसको, बड़ा लिखो थोड़ा, ब्लड। पहले तो मैं ब्लड की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर ब्लड को डीपली पढ़ेंगे कि ब्लड का काम क्या होता है। ध्यान रखना, ब्लड के फंक्शंस पेपर में अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार। ब्लड के फंक्शन कई बार आए बनाने को नहीं मतलब लिखने को। बनाता कौन है फंक्शन? देखो, तुम्हें ब्लड की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ब्लड एक प्रकार का क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। ब्लड एक तरीके का क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी के हर पार्ट तक होता है, हर भाग में होता है, हर छोटे से छोटे हिस्से में होता है। ठीक है, बस बन गई डेफिनेशन। लिखो फिर, इसमें कोई सजाना थोड़ा। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब होता है एक लाइन या दो लाइन में उसके बारे में काफी बातें बता दो। हमने बहुत बड़ी बातें बता दी भाई, वो एक टिश्यू है, और वो भी कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू, और बॉडी के हर एक पार्ट में बहता है, तो बहुत बड़ी बात है। लिखो फिर, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड होता है, ये तुम्हें मालूम है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स इन द एंटायर बॉडी। एंटायर का मतलब होता है पूरे के पूरे शरीर में ये बहता है। दैट सर्कुलेट्स, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, दैट सर्कुलेट्स इन द एंटायर बॉडी। ये पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, बहता है, क्योंकि अगर ये बहना बंद कर दे तो हम बह जाएंगे फिर किसी दिन। इसलिए इसका बहना हमारे शरीर में उतना ही जरूरी है। ठीक है, जितना कि हमारा शरीर जरूरी है।
दैट सर्कुलेट्स इन द एंटायर बॉडी। अब जरा ब्लड को देखते हैं, इसके अंदर है क्या चीज, आखिर इसकी तारीफ हो रही है तो इसमें क्या खास बात है। तो मैं तुम्हें दो खास बात बताता हूं। देखो, ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर मेनली दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर एक चीज पाई जाती है ब्लड प्लाज्मा, और एक पाए जाते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स ध्यान रखना, ब्लड प्लाज्मा तो एक तरह का लिक्विड होता है। ब्लड प्लाज्मा एक तरीके का क्या होता है, फ्लूइड होता है जो खून के अंदर मिला हुआ होता है। लेकिन सेल्स तीन तरह के होते हैं जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, बचपन से सुना होगा। एक होता है आरबीसी, जिसकी वजह से ब्लड कैसा दिखाई देता है, लाल, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की वजह से। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो बॉडी को बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। डब्ल्यूबीसी का होना जरूरी है, ठीक है। और एक होती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। तो देखो, प्लेटलेट्स मैंने पूरा नहीं लिखा, बाद में लिख लेंगे जब एक्सप्लेन करेंगे। तो इतनी कहानी खत्म हो जाती है ब्लड की। इसका भी अपना काम है, इसका भी अपना फंक्शन है, और इसका भी अपना फंक्शन है, और ब्लड प्लाज्मा का भी अपना फंक्शन है। और ये सारे मिलकर किसके फंक्शन बनते हैं, ब्लड के। इतनी चीजें ब्लड के अंदर होती है, इतनी चीजें ब्लड के अंदर होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कई बार, ठीक, आरबीसी रेड दिखाई ही क्यों देते हैं। माना कि चलो आरबीसी की वजह से पूरा का पूरा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। लेकिन आरबीसी लाल क्यों होते हैं, ध्यान रखना, आरबीसी लाल होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, क्या मिक्स होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ध्यान रखना, कई बार पेपर में यह भी पूछा गया है कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन तो मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन ब्लड के कौन से सेल से मिलती है। तो ध्यान रखना, आरबीसी, आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन। देखो, ब्लड के अंदर हमेशा हीमोग्लोबिन मिक्स नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। ब्लड के अंदर कभी भी ऑक्सीजन मिक्स नहीं होती है, उसको मिक्स करवाया जाता है। ध्यान से सुनो, ब्लड तो सिर्फ ब्लड है, क्या ब्लड के अंदर नेचुरली ऑक्सीजन होती है, नहीं। अगर ब्लड के अंदर नेचुरली ऑक्सीजन होती ना, सोचो अब मेरी बात को जरा, अगर हमारे शरीर में जो खून बहता है उस खून में नेचुरली ऑक्सीजन होती, प्राकृतिक रूप से अगर उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती, तो हम क्या पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते ऑक्सीजन के लिए, नहीं। फिर तो हम जानते हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली बन रही है, हम क्यों जरूरत माने, नहीं। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नेचुरली नहीं होती है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को ऐड करवाया जाता है। और ब्लड को ये ऑक्सीजन मिलती कहां से है, ब्लड को ये ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन से। याद करो, रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन लेना, CO2 देना और एनर्जी भी जनरेट करना। लेकिन अभी मुद्दे की बात है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से मिल गई, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिला दी गई। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में मिलाने का काम कौन करता है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता सकता। लंग्स का फंक्शन है ये भी, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, तब समझ में आएगी। तो तब जाके पूरी बॉडी को क्या मिलती है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो तुम्हें कुछ बातें ध्यान रहेंगी। अभी तो एक काम करते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो ब्लड के लिए एक सब हेडिंग बना दो, लिखो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो लिखो, फर्स्ट लिखो, सबसे पहले दो कंपोनेंट लिखो। सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम्हें प्लाज्मा के बारे में। मैंने बताया था ना, ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, जिसको क्या बोला जाता है, ब्लड प्लाज्मा। एक ही बात है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर होता है इसलिए ब्लड प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि इसके अंदर काम क्या होता है। देखो, तुम्हें याद है ना, बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल बच जाता है। बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत क्या बच जाता है, वेस्ट मटेरियल। उस वेस्ट मटेरियल को किडनी तक ले जाने का काम, उस वेस्ट मटेरियल को उस पार्ट तक ले जाने का काम जहां से उसको बाहर किया जाएगा, कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा। जितनी भी वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी के, ठीक है,
उसको बाहर करने का काम किसके अंदर मिक्स करवा के किया जाता है? प्लाज्मा के अंदर। ये क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना लिक्विड की फॉर्म में, वो किस में मिक्स हो जाता है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा उसे कहां तक ले जाता है? किडनी तक, बह बह कर। ठीक है, एक काम और होता है प्लाज्मा का, प्लाज्मा के अंदर ही CO2 को मिक्स किया जाता है। तुम्हें याद होगा लंग्स का, जब अभी मैं फंक्शन पढ़ाकर आया हूं रेस्पिरेशन से, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है लेकिन बाहर क्या निकलती है? CO2। वो CO2 बह बह कर बॉडी के बाहर पहुंचाई जाती है, लेकिन किसकी वजह से? प्लाज्मा की वजह से। मतलब प्लाज्मा ने दो दो काम संभाल रखे हैं, एक तो वो वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रहा है, और एक ये बॉडी के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर जो CO2 डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है उसको बाहर कर रहा है। तो दोनों काम कौन देखता है? प्लाज्मा। पेपर में आया है कई बार 1 नंबर में, ब्लड के अंदर उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? RBC। वर्ड याद है ना, अभी अभी मैंने लिखवाया था RBC। ब्लड के अंदर उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो CO2 ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा। और ब्लड के अंदर उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? RBC। ठीक है, तो बातें याद रहनी चाहिए। अब लिखो प्लाज्मा की एक छोटी सी डेफिनेशन। तो लिखो इट इज द, ये लिक्विड तो होता ही है सारा भाई, इट इज द, लिखो इट इज द फ्लूइड मीडियम। ये कैसा मीडियम होता है? लिक्विड मीडियम। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। तो लिखो इट इज द फ्लूइड मीडियम। और प्लाज्मा के अंदर ही सेल रखे हुए होते हैं, RBC, WBC, ये सब इसी के अंदर पड़े रहते हैं। तो लिखो इट इज द फ्लूइड मीडियम इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है पड़े रहना, इसी के अंदर पड़े रहते हैं। इट इज द फ्लूइड मीडियम इन विच सेल्स आर, बोर्ड पे लिखा हुआ है सस्पेंडेड, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है पड़े रहना, ठीक है, या रखा होना। इसी के अंदर सेल रखे हुए होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पड़े होते हैं। इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स, लिखो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कॉमा CO2, CO2 अभी मैंने बताया था। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कॉमा CO2 एंड नाइट्रोजीनस वेस्ट। नाइट्रोजीनस वेस्ट बताया ना, नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल नॉर्मल वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि यूरिया, यूरिन, ये सब। ट्रांसपोर्ट्स फूड, CO2 एंड नाइट्रोजीनस वेस्ट। लेकिन ये जो मैंने CO2 बोला है ना, ये गैस फॉर्म में नहीं है, ये डिसॉल्व फॉर्म में। जो CO2 बची कुची रह जाती है ना, देखो वैसे तो CO2 भी रेस्पिरेशन के द्वारा ही बाहर की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ CO2 अगर बची कुची रह जाती है तो वो डिसॉल्व फॉर्म में किस में मिक्स हो जाती है? प्लाज्मा के अंदर। और वो CO2 कौन ट्रांसफर कर देता है? प्लाज्मा। कि बाहर कर दूंगा मैं, मेरे ऊपर छोड़ दो। नाइट्रोजीनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, इन डिसॉल्व्ड मतलब घुली हुई फॉर्म में, इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि ये क्या चीज है, ये सेल्स क्या चीज है? तो अब पढ़ते हैं सेल्स। और तुम्हें मालूम है 3 तरह की चीजें हैं, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो एक एक करके पढ़ेंगे। अब लिखो नंबर 2, सीधे ही दूसरा कंपोनेंट लिखो। सबसे पहले यही पढ़ोगे ना RBC, तो लिखो RBC। पहली बात तो ये इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, क्योंकि अब तुम ये मत बोलना रेड ब्लड सेल, ये तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग हो गया रेड ब्लड सेल। अब तो सेल की जगह एक नया वर्ड बोलेंगे। लिखो रेड, पहले फुल फॉर्म लिख लो ब्रैकेट में, रेड ब्लड कर्पस्कल्स, ये बोलेंगे। तो देखो बीच में ऐसे ध्यान नहीं रहा, ये कर्पस्कल्स, कर्पसल्स, इसको हम पढ़ते हैं कर्पसल्स। जो भी पढ़ो प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो रेड ब्लड सेल, ये तो बहुत ही कॉमन नेम हो गया, रेड ब्लड कर्पसल्स। एक बढ़िया नाम ढूंढते हैं। देखो इसका एक दूसरा टिपिकल नाम होता है, वो तुम्हें याद रखना है।
पेपर में जब भी आता है इस नाम से आता है। क्या पढ़ना पसंद करोगे? राइथ्रोसाइट्स। क्या पढ़ोगे? राइथ्रोसाइट्स। ई साइलेंट है, ये मत पढ़ना एराइथ्रोसाइट्स, नहीं गलत हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे राइथ्रोसाइट्स, ठीक है। किसको बोलते हैं? आरबीसी को। इनका ये दूसरा नाम होता है। अब लिखो इसके बारे में। तो देखो ये जो मैंने राइथ्रोसाइट से लिखवाया ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं लाइन में लिखवा दूंगा। तो लिखो। तो ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है। तो ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल दिखने में लाल तो होते ही होते हैं, लेकिन इनकी जो शेप होती है ना वो गोल होती है, ठीक है। और कभी कभी कुछ इस तरह से भी होती है, रफली ऐसे भी होते हैं कुछ। तो लिखो, दीज आर सर्कुलर, these are circular comma biconcave शेप है ये इनकी, बाइकॉनकेव, जैसे चम्मच की शेप होती है ना बाइकॉनकेव, उस सेंस में। these are circular comma biconcave disc। तुम्हें वर्ड याद है, हर सेल के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस। ऐसा कोई सेल नहीं बना जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो। तो मैंने 9th क्लास में भी बताता हूं कि एक सेल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होती, आरबीसी। इसकी कोई न्यूक्लियस नहीं होती, आरबीसी की कोई न्यूक्लियस नहीं होती। तो लिखो, सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा सेल है जिसकी कोई न्यूक्लियस नहीं होती। दीज आर सर्कुलर कॉमा बाइकॉनकेव डिस्क। डिस्क मतलब सीडी होती है ना, गोल सीडी ऐसी, तो इसकी शेप सीडी की तरह होती है। सीडी होती है ना डीवीडी, उसकी तरह। बाइकॉनकेव डिस्क हैविंग नो न्यूक्लियस, हैविंग नो न्यूक्लियस मतलब इसकी कोई न्यूक्लियस नहीं होती है, हैविंग नो न्यूक्लियस। दे लुक रेड, रेड क्यों दिखते हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो लिखो, दे लुक रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, दे लुक रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो कई बार एक नंबर में आया है कि आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हाँ, इसका काम क्या होता है वो तो हम फंक्शंस के हेडिंग में पढ़ेंगे, अभी तो हम केवल पार्ट पढ़ रहे हैं। दे लुक रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन।